Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर. Powered by Swaraj Tractors. नया स्वराज मेरा स्वराज. Co-powered by Mongia Steels, स्टील का बादशाह. इन एसोसिएशन विद चले ज्यादा और पैसे बचाए, इसीलिए अब से जो धोए वो धो डाला. सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार. JK Tire, total control. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। आज हम सबसे पहले अफगानिस्तान के हाथों पाकिस्तान की हार को डिकोड करेंगे। दोनों देशों के बीच चल रहे इस युद्ध में 48 घंटे का सीज फायर हुआ है। अफगानिस्तान ने दावा किया है कि सीज फायर के लिए पाकिस्तान ने गुजारिश की थी और पाकिस्तान भी यही दावा करता है कि युद्ध रोकने के लिए अफगानिस्तान ने पहले अपील की थी। लेकिन आज हम आपको वो सबूत दिखाएंगे कि अपनी जीत का जैसा झूठ पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद फैलाया, वैसा ही झूठ अब वो अपनी दूसरी हार को छिपाने के लिए भी फैला रहा है। अब पाकिस्तान को यह भी डर है कि कहीं अफगानिस्तान और भारत दोनों एक साथ मिलकर दो फ्रंट पर उसके ऊपर हमला न कर दें। इसके बाद हम आपको बिहार की चुनावी राजनीति का एक ट्रेलर दिखाएंगे। 6 नवंबर की वोटिंग के लिए कल नामांकन भरने का आखिरी दिन है, लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अभी तक गठबंधन की सीटों पर अंतिम फैसला नहीं कर पाए हैं और टिकटों के बंटवारे पर कांग्रेस के अंदर भी घमासान चल रहा है। कांग्रेस के कुछ नेता जब दिल्ली से पटना पहुंचे तो कांग्रेस के नाराज कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया और उन पर टिकट बेचने का आरोप लगाकर हमला कर दिया। आज वो वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। और आखिर में आपको बेंगलुरु के एक डॉक्टर की कहानी दिखाएंगे जिसने एनेस्थीसिया की ओवरडोज देकर अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। यह हत्या 6 महीने पहले हुई थी और अब तक लोग यही सोचते रहे कि यह एक सामान्य मौत है, लेकिन अब पता चला है कि इस डॉक्टर ने पूरी योजना बनाकर अपनी पत्नी की हत्या की है और इस डॉक्टर की जो पत्नी है वो खुद भी एक डॉक्टर थी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीज फायर होने के बाद तालिबान से पाकिस्तानी सेना की शर्मनाक हार के सबूत अब सामने आ गए हैं। अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत में तालिबान के जश्न मनाने की तस्वीरें आई हैं, जिसने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बहुत शर्मिंदा किया है। तालिबान के फौजी अब पाकिस्तानी सेना से लूटी गई वर्दियों और हथियारों को अपनी जीत की ट्रॉफी की तरह दिखा रहे हैं। ये उन पाकिस्तानी सैनिकों की वर्दियां हैं जो अफगान फौजियों से लड़ते समय सीमा पर पाकिस्तानी पोस्ट को छोड़कर भाग गए थे। तालिबान ने पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा किया और वहां से मिले इन हथियारों और वर्दियों को अपनी जीत की निशानी बताते हुए अब वो पूरे अफगानिस्तान में घूम घूम कर जश्न मना रहे हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही शर्मिंदगी वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि जिस तालिबान को पाकिस्तान ने एक जमाने में पाल पोस कर बड़ा किया था, उन्हें हथियार चलाना सिखाया था, उन्हें पैसा दिया था, उन्हें ट्रेनिंग दी थी, आज उन्हीं के हाथों पाकिस्तानी सेना सार्वजनिक रूप से अपमानित हो रही है, जिसे आप अफगानिस्तान से आई इन तस्वीरों में साफ साफ देख पाएंगे।
सारी दुनिया जानती है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारतीय सेना के सामने एक प्रकार से सरेंडर कर दिया था। तब पाकिस्तान ने ही भारत से ये गुजारिश की थी कि ये सीज फायर होना चाहिए, अब आप युद्ध को बंद कर दीजिए। और अब अफगानिस्तान के फौजियों के सामने भी पाकिस्तान ने इसी प्रकार का एक आत्मसमर्पण किया है। तालिबान के इस जश्न को पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स एक नए खतरे की शुरुआत मान रहे हैं और इसकी वजह तालिबान का वो बयान है जिसमें तालिबान ने बताया कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के अनुरोध पर, पाकिस्तान की गुजारिश पर कल यानी 15 अक्टूबर को इस युद्ध को सिर्फ कुछ समय के लिए रोका है। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी अपनी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए यही दावा कर रहा है कि यह युद्ध उसने अफगानिस्तान के कहने पर रोका है। लेकिन यहां आपको यह याद रखना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी पाकिस्तान भारत के खिलाफ लगातार ऐसा ही झूठ बोलता आ रहा है। पाकिस्तान का एक अखबार जिसका नाम है डॉन, वो ये कहता है कि यह सीज फायर असल में कतर की वजह से हुआ है, इसमें कतर ने मदद की है, जिसके लिए पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने कतर का धन्यवाद भी किया है। और इस सीज फायर पर कतर में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच आज भी बातचीत हो रही है। अब जरा सोचिए, अफगानिस्तान ने ब्रिटिश साम्राज्य के साथ 3 युद्धों में कभी भी सीज फायर के लिए नहीं कहा। वर्ष 1979 में अफगानिस्तान के लोगों ने सोवियत संघ से युद्ध विराम के लिए कभी अनुरोध नहीं किया और 20 साल तक नेटो और अमेरिकी सेनाओं से लड़ने के बाद भी अफगानिस्तान के लड़ाकों ने कभी हार नहीं मानी। यानी 3 महाशक्तियां अफगानिस्तान के सामने झुक गईं, लेकिन अफगानिस्तान के लड़ाके और वहां के फौजी कभी भी उनके सामने झुके नहीं। तो ये पाकिस्तान के सामने कैसे झुकेंगे? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच 48 घंटों का सीज फायर 17 अक्टूबर को शाम 6:30 बजे खत्म हो जाएगा और पाकिस्तान को अब डर है कि अफगानिस्तान उस पर एक बार फिर से हमला कर सकता है। पिछले एक हफ्ते में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 2 बार झड़पें हो चुकी हैं, 2 बार संघर्ष हो चुका है और अब पाकिस्तान चाहता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध को भी रुकवाएं। और अब आप पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का ये बयान सुनिए। प्रेसिडेंट ट्रम्प जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल उन्होंने जंगें बंद कराई हैं। मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जंगें करवाई होंगी। ये पहला प्रेसिडेंट है जिसने जंगें बंद करवाई हैं और अदरवाइज पिछले 15-20 बल्कि 20-25 साल से जो है वो स्पॉन्सर ही होती रही हैं जंगें। तो मेरा ख्याल है कि हम उनके दाई हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं और एविडेंस जो है वो सारी दुनिया देख रही है कि हम जो है उसको ब्रोकर कर रहे हैं, उसमें सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं। अगर वो यहाँ भी करना चाहते हैं इज मोस्ट वेलकम। बल्कि जो हमारे दोस्त ममालिक ऑलरेडी सालसी का किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, वो मिलकर कर सकते हैं। आजकल राष्ट्रपति ट्रंप दुनिया भर में जो भी युद्ध चल रहे हैं उनको रुकवाने में लगे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद भी इसी हफ्ते गाजा शांति शिखर सम्मेलन के दौरान कहा था कि वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच शांति के लिए मध्यस्थता कर सकते हैं और इसकी एक और वजह भी हो सकती है और वो है कि पिछले महीने राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर दोबारा से कंट्रोल करना चाहता है, वो इस एयरबेस को लेना चाहता है। हालांकि तब तालिबान ने इससे इनकार कर दिया था, लेकिन हो सकता है कि अमेरिका का जो इंटरेस्ट है यानी उसकी जो दिलचस्पी है अफगानिस्तान में एक बार फिर से बढ़ रही हो इस बगराम की वजह से। तो यह भी एक एंगल हो सकता है। वैसे अब तक आप सब भारत में 2 फ्रंट वॉर की चर्चा अक्सर सुनते आए हैं। आपने अक्सर हमारे देश में सुना होगा कि 2 फ्रंट वॉर हो सकता है। इसका मतलब है कि भारत को एक फ्रंट पर पाकिस्तान और दूसरे फ्रंट पर चीन से मुकाबला करना पड़ सकता है और इसीलिए हम 2 फ्रंट वॉर कहते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान में भी 2 फ्रंट वॉर की चर्चा चल रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने वहां के एक टीवी चैनल पर बयान दिया है कि हो सकता है कि पाकिस्तान को भी एक फ्रंट पर भारत और दूसरे फ्रंट पर पाकिस्तान से लड़ाई करनी पड़ जाए। अल्लाह पाक रहम करे, इस वक्त सूरत हाल बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन सर 2 फ्रंट वॉर जो है, कभी एज डिफेंस मिनिस्टर आपने कोई मीटिंग प्रिजाइड की इसके ऊपर या प्राइम मिनिस्टर ने कि अगर ये सिचुएशन हो तो हमने कैसे डील करना है?
नहीं, स्ट्रेटेजी इसकी है पब्लिकली तो इस वक्त नहीं उसको हम डिस्कस करते हैं, लेकिन वी आर प्रिपेयर्ड फॉर एनी इवेंचुअलिटी इन दिस रिगार्ड, यू नो, वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट, किसी को भी नहीं होना चाहिए। आपने कहावत सुनी होगी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो जैसा करता है बाद में उसके साथ भी वैसा ही होता है, और पाकिस्तान के साथ भी इस समय वैसा ही हो रहा है। अभी जो आपने बयान देखा, इसके बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने यह आरोप भी लगाया कि अफगानिस्तान असल में भारत के लिए एक प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। अब प्रॉक्सी वॉर वो युद्ध होता है जिसमें दो देश सीधे युद्ध नहीं लड़ते, बल्कि वो किसी तीसरे देश या संगठन को लड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दुनिया में अक्सर ऐसा होता रहता है, जब कोई देश सीधे युद्ध लड़ने की ताकत ना रखता हो तो वो फिर अपने दुश्मन के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर शुरू कर देता है। जब से पाकिस्तान का जन्म हुआ है, तब से वो आतंकवादियों को पाल पोस कर भारत के खिलाफ यही प्रॉक्सी वॉर करवाता चला आ रहा है। लेकिन अब पाकिस्तान खुद ही आरोप लगा रहा है कि तालिबान के पीछे भारत है, हालांकि तालिबान को पाकिस्तान ने ही तैयार किया है। सहारा ले रहे हैं और वो एक प्रॉक्सी वार जो है ना इस वक्त लड़ रहे हैं। आप देखें कि झंडे के ऊपर जो है कलमा तैयबा लिखा हुआ है, और इंडिया के जो है इस वक्त स्टूज बने हुए हैं, उसकी प्रॉक्सी बने हुए हैं। उनको कम से कम ये जो इस वक्त रोल अदा कर रहे हैं, और वहां बैठ के जो है उनके वजीर जो है वहां पे इंस्ट्रक्शंस देते रहे, वहां पे उन्होंने जो भी उन्होंने मंसूबा तैयार किया हुआ है। तो देखिए, समय बदलते देर नहीं लगती। एक ज़माने में पाकिस्तान भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर लड़ता था, लेकिन आज पाकिस्तान कह रहा है कि भारत उसके खिलाफ प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। एक ज़माने में पाकिस्तान ने तालिबान को पाल पोस कर खड़ा किया, और आज वही तालिबान पाकिस्तान का अपमान कर रहा है। पाकिस्तान कभी अमेरिका का, कभी सऊदी का और कभी चीन का प्रॉक्सी रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने चीन के हथियारों को भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया। जम्मू कश्मीर में पिछले 4 दशकों से पाकिस्तान आतंकवादियों को ट्रेनिंग, हथियार और पैसा देकर प्रॉक्सी वॉर करवा रहा है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अमेरिका और नेटो सेनाओं के खिलाफ करीब 20 साल तक तालिबान को एक प्रॉक्सी की तरह इस्तेमाल किया, और वर्ष 1979 में अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ भी पाकिस्तान ने मुजाहिदीन तैयार किए, और अमेरिका के लिए 10 वर्षों तक ये प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान ने लड़ा। यानी प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान के लिए एक इंडस्ट्री है, ये उनका पेशा है, ये उनका काम है। और अफगानिस्तान के खिलाफ अपनी हार को छिपाने के लिए पाकिस्तान अब भारत पर प्रॉक्सी वॉर का आरोप लगा रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की जो स्थिति है आज कितनी खराब हो चुकी है। पाकिस्तान पूरी दुनिया को जाकर ये कहता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसकी जीत हुई है। उन्होंने अपने आर्मी चीफ का प्रमोशन करके उसे फील्ड मार्शल बना दिया, लेकिन वही पाकिस्तान की जो सेना है अब वो अफगानिस्तान से पिट रही है, जबकि अफगानिस्तान के पास ना तो कोई एयरफोर्स है और ना ही लेटेस्ट हथियार है। अफगानिस्तान की जो सेना है बहुत छोटी सी सेना है, और वो छोटी सी सेना पाकिस्तान की सेना के काबू में नहीं आ रही। ये पाकिस्तान के लिए कितने शर्म की बात है। और आज असीम मुनीर जहां भी बैठे होंगे वो क्या सोचते होंगे, उन्होंने ये कल्पना नहीं की होगी कि फील्ड मार्शल बनने के इतने से दिन के बाद, कुछ ही महीनों के बाद, वो इस प्रकार से एक बार फिर से एक्सपोज हो जाएंगे। अब हम लौटते हैं अपने देश की राजनीति पर। रशिया से तेल खरीदने के बारे में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक नया बयान आया है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि भारत ने उन्हें यह आश्वासन दिया है कि अब भारत रशिया से तेल नहीं खरीदेगा। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय ने आज कहा है कि कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है। यानी विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच फोन पर या किसी भी प्रकार से ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है जिसमें इस प्रकार की कोई बात हुई हो कि भारत अब रशिया से तेल नहीं खरीदेगा। यह स्पष्टीकरण भारत के विदेश मंत्रालय ने तुरंत दे दिया कि ऐसी कोई बात है ही नहीं। लेकिन कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे पर पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है। वो ट्रंप पर आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है
कि राष्ट्रपति ट्रंप का यह बयान राहुल गांधी के लिए दिवाली का सबसे बड़ा गिफ्ट बनकर आया है। और दिवाली से ठीक पहले राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर एक बार फिर से राजनीति शुरू कर दी है। सबसे पहले आप राष्ट्रपति ट्रंप का वो बयान सुनिए और फिर इस बयान के आधार पर हमारे विदेश मंत्रालय का जवाब भी आज आपको सुनना चाहिए। Yeah, sure. He's a friend of mine. We have a great relationship. He just said that 2 days ago, as you know. We have a great relationship. No, we were not happy with him buying oil from Russia because that lets Russia continue on with this ridiculous war where they've lost 1.5 million people, by the way. Russia's lost 1.5 million people, soldiers mostly. This is a war that should have never started, but it's a war that Russia should have won in the first week, and they're going into the 4th year. And I want to see it stop. So I was not happy that India was buying oil. And he assured me today that they will not be buying oil from Russia. That's a big stop. जहाँ तक जो अमेरिका से जो टिप्पणी आया ऊर्जा को लेके, उस पर हम लोगों ने अपनी एक प्रेस विज्ञप्ति, एक स्टेटमेंट जारी किया है। तो मैं आपसे कहूँगा कि जो हम लोगों ने स्टेटमेंट आज सवेरे आप लोगों के सामने रखा है, उस पर आप नज़र डालिए। जहाँ तक टेलीफोन की बात है, तो उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी जानकारी के हिसाब से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई कल। तो दोनों नेताओं के बीच में ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि भारत ने आश्वासन दे दिया है कि वो अब रशिया से तेल नहीं खरीदेगा। लेकिन अगर आप कुछ दिन पुरानी बातों को भी देखें तो पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने यह दावा किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम उन्होंने करवाया, जबकि भारत ने इसका खंडन किया। फिर वो ये भी कहते रहे कि भारत के 7 फाइटर जेट्स इस युद्ध में गिर गए, नष्ट हो गए, इसका भी भारत ने खंडन किया है। और अब वो ये कह रहे हैं कि भारत ने रशिया से तेल खरीदने का भी आश्वासन, तेल ना खरीदने का भी आश्वासन दिया है। तो किस पर विश्वास किया जाए और किस पर ना किया जाए? भारत सरकार ने इसका भी तुरंत खंडन कर दिया। अब ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को अपनी सरकार पर यकीन नहीं है, बल्कि उन्हें अमेरिका की सरकार पर पूरा भरोसा है। राहुल गांधी जैसे नेता ट्रंप के पूरे बयान को या तो ध्यान से सुनते नहीं हैं, या फिर उसमें से वही हिस्सा निकालकर खुश हो जाते हैं जो हिस्सा, जो बातें उन्हें राजनीतिक रूप से सूट करती हैं। अब आप ट्रंप के बयान का दूसरा हिस्सा भी सुनिए, जिसमें वो प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि मोदी सरकार से पहले कैसे भारत में अस्थायी सरकारें हुआ करती थीं, जो आती थीं, चली जाती थीं, और कुछ सरकारें तो सिर्फ कुछ महीनों के लिए आया करती थीं। सुनिए आप। He's a great man, you know. Modi is a great man. That he loves Trump. Now, I don't know if the word love, I don't want you to take that any different. I don't want to destroy his political career, okay? But you have to understand, I've watched India for years. It's an incredible country. And every single year you'd have a new leader. I mean, some would be in there for a few months. And this was year after year after year. And my friend has been there now for a long time. And he's assured me there will be no oil purchased from Russia. तो ये सब सुनने के बाद राहुल गांधी ने आज सुबह सुबह 9:17 पर अपने दिन की शुरुआत इस सोशल मीडिया पोस्ट से की, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप से डरते हैं और उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर से लेकर रशिया से तेल खरीदने तक हर मुद्दे पर वो बातें लिखी जो बात भारत के खिलाफ जाती है। हर वो बात जिससे भारत कमजोर होता है, वो सारी बातें राहुल गांधी ने आज अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखी हैं। आज ट्रंप और असीम मुनीर भी राहुल गांधी के इस बयान पर तालियां बजा रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि उनका आधा काम तो राहुल गांधी भारत में बैठे बैठे ही कर देते हैं, और आज भी राहुल गांधी ने उन्हें बड़ी मदद की है। राष्ट्रपति ट्रंप भी जब राहुल गांधी का अगर देख रहे होंगे ये बयान, तो वो भी बड़े खुश हो रहे होंगे। अब हम राहुल गांधी को इतिहास का एक आईना दिखाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि कमजोर सरकार क्या होती है, कमजोर सरकार कौन सी होती है। राहुल गांधी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं आजकल कि मोदी सरकार एक कमजोर सरकार है, लेकिन कमजोर सरकार की परिभाषा क्या होती है, अब जरा हम उन्हें बताते हैं। कमजोर सरकार वो होती है जो मुंबई में 26/11 के आतंकवादी हमले के बावजूद पाकिस्तान पर कार्रवाई करने से डर जाती है। कमजोर सरकार वो होती है जो चीन को चुपचाप
अक्साई चिन का 38,000 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा सौंप देती है और फिर इसे वापस लेने की हिम्मत नहीं दिखाती। डरपोक सरकार वो होती है जब वर्ष 1962 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने चीन के साथ युद्ध में इंडियन एयरफोर्स का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था। कमजोर सरकार वो होती है जो इंडस जल समझौते में भारत के हितों का ध्यान न रखते हुए पाकिस्तान के दबाव में आकर एक गलत समझौते पर हस्ताक्षर कर देती है। और इस समझौते में भारत ने तब पाकिस्तान को $174 मिलियन भी दे दिए, जो आज के समय में 14,000 करोड़ रुपए होगा। क्या ये कमजोरी की निशानी नहीं है? डरपोक सरकार वो होती है जब वर्ष 1983 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मौका मिलने के बावजूद भी पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला नहीं किया था और इसके कुछ साल के बाद ही पाकिस्तान ने अपना परमाणु बम बना लिया था। यानी तब भारत के पास पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग को हमेशा के लिए खत्म करने का सबसे बड़ा मौका था, लेकिन हम चूक गए क्योंकि शायद हम डर गए। और कमजोर सरकार वो होती है जो वर्ष 1984 में भोपाल गैस कांड में मारे गए हजारों लोगों के हत्यारे को देश से बाहर जाने की इजाजत दे देती है, और वो भी चुपचाप। क्या प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने वो फैसला किसी विदेशी सरकार के दबाव में लिया था? जब भोपाल गैस ट्रेजेडी के आरोपी को उन्होंने चुपचाप भारत से चले जाने में मदद कर दी थी। राहुल गांधी बार बार दूसरों पर डर और कमजोरी के आरोप लगाते हैं, लेकिन डर की राजनीति और विदेशी दबाव में गलत फैसलों के पुराने उदाहरणों को वो अक्सर अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि ये सारे उदाहरण वो हैं जब कांग्रेस की ही सरकारें इस देश को चला रही थीं और जब राहुल गांधी के ही परिवार के लोग देश के प्रधानमंत्री थे। कांग्रेस दुनिया की पहली ऐसी विपक्षी पार्टी होगी जो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए अपने ही देश को दूसरे देश के सामने छोटा बनाकर दिखाती है। आज कांग्रेस ने ये कार्टून सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और आप देखिए वो कैसे अपने ही देश के अपमान में लगी हुई है। अब हम राहुल गांधी और कांग्रेस के उस दावे का भी फैक्ट चेक करते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि भारत ने अमेरिका के दबाव में रशिया से तेल खरीदना कम कर दिया है। हालांकि रशिया से तेल खरीदने में कोई कटौती नहीं हुई है। भारत ने सितंबर के महीने में रशिया से हर दिन 16 लाख बैरल तेल खरीदा है और अक्टूबर के महीने में यह बढ़कर हर दिन 16 से 18 लाख बैरल तक पहुंच सकता है। इस महीने के पहले 2 हफ्तों में भारत रशिया से जितना तेल खरीद रहा है उसके आधार पर यह अनुमान हमने लगाया है। भारत अपनी जरूरत का 36% तेल इस समय रशिया से खरीदता है और इस साल अप्रैल से लेकर सितंबर तक भारत ने हर दिन औसतन 17 लाख बैरल तेल रशिया से इंपोर्ट किया है। इसका मतलब है कि हमारा देश ना तो अमेरिका के दबाव में झुका है और ना ही हमने रशिया से तेल खरीदना बंद किया है, बल्कि भारत अपना हित देखता है, अपने देश के लोगों का हित देखता है और रशिया से लगातार वो उसी आधार पर तेल खरीदता है। भारत इस आधार पर अपने फैसले लेता है विदेश नीति के बारे में कि उसको और उसके लोगों को क्या सूट करता है, भारत के लोगों के लिए क्या बेहतर है। इस आधार पर भारत अपने फैसले लेता है। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को ऐसी राजनीति से बचना चाहिए जिससे बाहर विदेशों में भारत की छवि कमजोर होती है, जिससे दुनिया के बड़े बड़े नेताओं को ऐसा लगता है, ऐसा इंप्रेशन उन्हें मिलता है कि भारत में एकता नहीं है और भारत के जो विपक्षी नेता हैं वो असल में भारत के दुश्मनों का या भारत के प्रतिद्वंदी देशों का साथ दे रहे हैं। राहुल गांधी भारत की विदेश नीति पर तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। वो कहते हैं कि भारत कहां कहां गलतियां कर रहा है, भारत को कैसे युद्ध लड़ना चाहिए, वो सारी बातें बताते हैं। लेकिन बिहार के लिए सीटों का फैसला वो अभी तक नहीं कर पाए हैं। उनकी अपनी पार्टी में क्या चल रहा है? भारत तो युद्ध जब लड़ेगा पाकिस्तान से या किसी और से तब लड़ेगा, लेकिन इस समय तो कांग्रेस पार्टी के अंदर ही युद्ध चल रहे हैं। बिहार में 6 नवंबर की वोटिंग के लिए कल नामांकन भरने का आखिरी दिन है, लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अभी तक अपने गठबंधन की सीटों पर फैसला नहीं कर पाए और आज भी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच सीटों को लेकर फोन पर बातचीत तो हुई है, लेकिन अभी तक सीटों को लेकर कोई फाइनल फैसला नहीं हो पाया है। बिहार में वहां की जो राजनीति है उसमें एक शब्द का बड़ा इस्तेमाल किया जाता है और वो शब्द है सिर फुटव्वल।
महागठबंधन में जो कुछ इस समय हो रहा है उसे लेकर विपक्ष आजकल इसी शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। विपक्ष के महागठबंधन में हो रही लड़ाई का पहले आप ये वीडियो देखिए, जिससे आपको समझ में आएगा कि वहां इस समय चल क्या रहा है। पटना एयरपोर्ट पर जो आपने ये लड़ाई देखी, ये विरोधी दलों की लड़ाई नहीं है। ये कांग्रेस के नेताओं और कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो रही है। टिकट के बंटवारे पर चर्चा के बाद कांग्रेस के नेता जब दिल्ली से पटना पहुंचे तो पार्टी के कार्यकर्ता एयरपोर्ट पर उनका इंतजार कर रहे थे और उन्होंने नेताओं पर ही हमला कर दिया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राज्य के नेताओं पर पैसा लेकर टिकट बेचने का आरोप लगाया है और राहुल गांधी को भी ये वीडियो आज बार बार देखना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी लगातार बीजेपी से लड़ने की बात करते हैं, लेकिन असली लड़ाई तो कांग्रेस में हो रही है। सीटों को लेकर लड़ाई कांग्रेस के अलावा महागठबंधन में भी चल रही है। सीटों के बंटवारे का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी दोनों ने ही अपनी मर्जी से टिकट बांटने शुरू कर दिए हैं। सीट बंटवारे से पहले ही तेजस्वी यादव ने राघवपुर सीट से अपना खुद का नामांकन दाखिल कर दिया और कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन के अलावा दो भाई तेजस्वी यादव और तेज प्रताप भी आपस में लड़ रहे हैं। तेज प्रताप अपनी नई पार्टी बनाकर तेजस्वी यादव का वोट काटने में लगे हैं और आज तेज प्रताप ने महुआ सीट पर अपना नामांकन दाखिल कर दिया, जबकि इस सीट पर आरजेडी पहले से ही उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। बिहार चुनाव में अब एक नया विवाद शुरू हुआ है और यह विवाद हो रहा है बुर्के के ऊपर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बिहार में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे और उन्होंने बिहार के दानापुर और सहरसा में यह चुनाव प्रचार आज किया है। इस चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में कुछ लोग विकास नहीं चाहते, इसलिए बुर्का पॉलिटिक्स कर रहे हैं। दरअसल चुनाव आयोग ने इस बार फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। इस बार वोटिंग के दौरान बुर्का पहनने वाली महिलाओं की जांच की जाएगी और इसके लिए हर बूथ पर आंगनवाड़ी महिलाओं की नियुक्ति की गई है, ताकि वो बुर्का पहनने वाली महिलाओं से ये कह सकें कि उन्हें वोट डालने से पहले अपना चेहरा दिखाना पड़ेगा, बुर्का हटाना पड़ेगा। लेकिन विपक्ष के नेता इसे मुद्दा बना रहे हैं। उनकी दलील है कि बुर्के वाली महिलाओं का चेहरा देखना गलत बात है। इसलिए आज हम बिहार के लोगों से एक सवाल जरूर पूछना चाहेंगे, क्या बिहार में फर्जी वोटिंग पर रोक नहीं लगनी चाहिए? क्या वोटिंग के समय सही वोटर की पहचान नहीं होनी चाहिए? योगी आदित्यनाथ ने बुर्का विवाद पर आज क्या कहा, पहले आपको वो सुनवा देते हैं। आज जब बिहार को पहचान मिल रही है तो आपकी इस पहचान को फिर से धूमिल करने के लिए कांग्रेस और आरजेडी ने एक सगोपा छोड़ा है कि विकास नहीं बुर्का चाहिए। उनको विकास नहीं चाहिए, उनको तो बुर्का चाहिए, जिससे फर्जी वोट डाल करके यहां के गरीबों और दलितों के हकों पर भी डकैती फिर से डाल सके। बहनों और भाइयों, ये बिहार के चुनाव में ये विकास की बात नहीं कर रहे हैं। इनको विकास नहीं चाहिए, इनको बुर्का चाहिए। फर्जी वोट डलवाएंगे लेकिन चेहरा नहीं दिखवाएंगे। चुनाव आयोग ने आज कहा कि यह आदेश जो बुर्के को लेकर उन्होंने दिया है कि बुर्का पहनने वाली महिलाओं को अपना चेहरा दिखाना होगा, यह आदेश नया नहीं है, बल्कि वर्ष 1994 में उस समय के मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन ने इसे जारी किया था। आज
मैं टीएन शेषन के उस आदेश की कॉपी अपने साथ लेकर आया हूं जिसमें उन्होंने ये कहा था, आपकी स्क्रीन पर भी है, और ये आदेश 21 अक्टूबर 1994 को जारी किया गया था। इसमें लिखा है कि कई महिलाएं पर्दे में वोटिंग करने आती हैं, उनकी सही पहचान आवश्यक है और उसके लिए महिला चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। इसमें साफ साफ लिखा है। इसमें पॉइंट नंबर 9 है जो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। अटेंशन इन दिस रिगार्ड इज ऑल्सो ड्रॉन टू चैप्टर 8 ऑफ द हैंडबुक फॉर रिटर्निंग ऑफिसर्स। तो रिटर्निंग ऑफिसर जो होते हैं उन्हें एक हैंडबुक दी गई है। उस हैंडबुक के अनुसार उसमें जो बातें लिखी हैं चैप्टर्स में, वेयर इट हैज बीन क्लैरिफाइड दैट वेयर देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ विमेन इलेक्टर्स, स्पेशली पर्दा नशी विमेन, women polling officers should be appointed to carry out the duty of identifying the electors। इसका मतलब है कि ऐसे इलाके जहां पर बड़ी संख्या में पर्दा नशी महिलाएं हैं, पर्दा नशी मतलब जो पर्दा करके महिलाएं आ रही हैं, और इनमें वो महिलाएं हैं जो बुर्का पहनकर आती हैं वोट डालने के लिए, ऐसी महिलाओं की पहचान करने के लिए, ऐसे वोटर्स की पहचान करने के लिए महिला पोलिंग ऑफिसर्स की नियुक्ति होनी चाहिए ताकि वो इन महिला वोटर्स की पहचान ठीक से कर सकें। साफ साफ इसमें लिखा है। तो आज सवाल यह है कि आखिर यह विवाद आज क्यों उठाया जा रहा है, जब 1994 में यह आदेश जारी किया गया था टीएन शेषन द्वारा, तो फिर आज इस पर इतना विवाद क्यों हो रहा है? क्या अब तुष्टीकरण के लिए लोकतंत्र के इस पर्व में फर्जी वोटों की मिलावट की जाएगी? चुनाव में फर्जी वोटों की जो मिलावट है उसे जारी रखा जाएगा? जब आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो आप अपना चेहरा दिखाते हैं, जब आप पासपोर्ट बनवाने के लिए जाते हैं तो हर महिला को अपना चेहरा दिखाना होता है। जब आप मतदान के समय चेहरा दिखाने में आपको क्या परेशानी हो सकती है? मतदान के अलावा ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहां महिलाओं को अपना चेहरा दिखाना होता है, चाहे उन्होंने बुर्का भी अगर पहना है तब भी उन्हें अपना चेहरा दिखाना होगा। वहां पर कोई विवाद नहीं होता, लेकिन सारा विवाद सिर्फ राजनीति करने के लिए आज चुनाव में हो रहा है। बिहार के चुनाव में राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं, जबकि सच यह है कि फर्जी वोटिंग असली वोट चोरी है। आज जब फर्जी वोटिंग को रोकने की कोशिशें की जा रही हैं तो कुछ पार्टियां इसी का विरोध कर रही हैं। आज बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की अपनी सूची जारी की है, और लंबी सूची है 40 लोगों की। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी शामिल हैं। असल में अगर आप दोनों पार्टियों को देखें, कांग्रेस और बीजेपी को, तो बीजेपी जो पार्टी है उसकी जो बेंच स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा है कांग्रेस के मुकाबले। बीजेपी के पास नेताओं की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है। बीजेपी के पास उसकी जो फ्रंट लाइन है वो तो है ही बहुत मजबूत, चेहरों की कोई कमी नहीं है। जो सेकंड लाइन है बीजेपी की वो बहुत मजबूत है, उसके बाद उसके पास थर्ड लाइन भी है, उसके बाद उसके पास फोर्थ लाइन भी है, क्योंकि जो कार्डर बेस्ड पार्टी होती है उसमें चेहरों की कमी नहीं होती, नेताओं की कमी नहीं होती। और इससे आपको यह पता चलेगा कि सोचिए बीजेपी के अंदर 40 ऐसे बड़े बड़े चेहरे हैं जिन्हें बीजेपी चुनाव प्रचार के लिए उतार सकती है, और ये सारे चेहरे बड़े हैं, ये सारे चेहरे प्रभावशाली चेहरे हैं। ये वो चेहरे हैं जो वोटर्स को प्रभावित कर सकते हैं, जिन्हें सुनने के लिए वोटर्स आते हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं। ये फर्क है कांग्रेस और बीजेपी में। कांग्रेस की जो बेंच स्ट्रेंथ है वो बहुत ही कमजोर है। कांग्रेस अगर आज 40 लोगों की लिस्ट कांग्रेस को निकालने के लिए कहा जाए कि अपने 40 स्टार प्रचारक आप बताइए कौन कौन है, तो आप यकीन मानिए कांग्रेस के पास 40 नेता, 40 चेहरे ऐसे नहीं निकलेंगे जिन्हें आप कह सकें कि ये वाकई में कांग्रेस का कुछ फायदा कर सकते हैं, ये वाकई में कोई स्टार प्रचारक बन सकते हैं। 40 क्या, कांग्रेस के पास आज 10 चेहरे ऐसे नहीं निकलेंगे जिन्हें वो स्टार प्रचारक कह सके, जो कांग्रेस को बाहर जाकर चुनाव प्रचार में एक वोट भी दिला सकें। ऐसे 10 चेहरे आज कांग्रेस के पास नहीं है। कांग्रेस के पास आज सेकंड लाइन नहीं है, थर्ड लाइन नहीं है, और यह फर्क है बीजेपी और कांग्रेस में। अब आपको बिहार की जो राजनीति होती है उसका एक और ट्रेलर दिखाते हैं, और यह ट्रेलर है बिरयानी के बारे में। बिहार के किशनगंज जिले के बहादुरगंज शहर में आज एक उम्मीदवार के नॉमिनेशन के दौरान
बिरयानी बांटी गई और मुफ्त बिरयानी खाने के लिए कैसे लोगों के बीच भगदड़ मच गई और लोग बिरयानी लूटकर अपने साथ ले गए, आज जरा ये देखिए। आप लोग देख सकते हैं भाई, बिरयानी के लिए लड़ी मार कर रहे हैं यहाँ पर। चुनाव में नामांकन के दौरान और कई बार चुनाव प्रचार के दौरान भी नेता भीड़ जुटाने के लिए, भीड़ को प्रभावित करने के लिए तरह तरह के इंतजाम करते हैं, तरह तरह की चीजें बांटते हैं। कभी खाने पीने की चीज बांटते हैं, कभी दूसरी चीजों को बांटते हैं। और आज भी बहादुरगंज विधानसभा सीट पर AIMIM के एक उम्मीदवार तौसीफ आलम ने अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने वोटर्स के लिए और भीड़ जुटाने के लिए खास तौर पर बिरयानी का इंतजाम किया था और नामांकन के दौरान ही वहां पर बहुत बड़ी भीड़ बिरयानी खाने के लिए पहुंच गई और लोगों के सब्र का बांध बिरयानी की खुशबू से टूट रहा था। और जैसे ही नामांकन खत्म हुआ, ये भीड़ अपने आप को और रोक नहीं पाई, क्योंकि बिरयानी की खुशबू भी उन्हें लगातार परेशान कर रही होगी। और फिर ये भीड़ बिरयानी पर टूट पड़ी और जिसे जितनी बिरयानी मिली, जो जितनी बिरयानी ले जा सकता था, जितनी लूट सकता था, वो लूट कर ले गया। कई लोगों के बीच तो बिरयानी को लेकर मारपीट भी हो गई और जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो किशनगंज में तो बिरयानी लुट रही है, आपने देख लिया। लेकिन अब हम आपको लाते हैं भारत की राजधानी दिल्ली में और बात करते हैं दिल्ली में प्रदूषण से राहत अब आपको एक नई तरीके से मिलने वाली है। आपने देखा होगा, दिवाली के अगले कुछ दिनों तक अखबारों में, मीडिया में सिर्फ एक हेडलाइन चलती है कि दिवाली की वजह से दिल्ली में कितना प्रदूषण हुआ, दिल्ली की हवा कितनी खराब हुई और दिवाली की वजह से दिल्ली में AQI कितना बढ़ा। दिवाली के कई दिनों तक लगातार यही चर्चा चलती रहती है कि दिवाली की वजह से, पटाखे चलाने की वजह से दिल्ली की हवा बहुत गंदी हो गई है। लेकिन इस बार आपको एक नई हेडलाइन सुनने को मिल सकती है और वो ये है कि दिल्ली सरकार इस बार हवा साफ करने के लिए क्लाउड सीडिंग के जरिए कृत्रिम बारिश करवा सकती है। दिल्ली में पिछली सरकारों ने प्रदूषण को रोकने के लिए हमेशा एक नेगेटिव अप्रोच अपनाई है, सब कुछ लोगों पर डाल दिया, अपनी जिम्मेदारी से बचते रहे। जैसे प्रदूषण को रोकना है तो पहले दिवाली पर पटाखों पर रोक लगा दी, पुरानी गाड़ियों को लेकर अलग अलग प्रतिबंध लगा दिए कि आप 10 साल पुरानी गाड़ी नहीं चला सकते, 15 साल पुरानी गाड़ी नहीं चला सकते, दिवाली पर पटाखे नहीं चला सकते। और प्रदूषण रोकने की सारी जिम्मेदारी पुरानी सरकार जनता पर डाल दिया करती थी, खुद कुछ नहीं करती थी। अब जब प्रदूषण और ज्यादा हो जाता था तो फिर कहा जाता था कि घर से ही मत निकलिए। फिर ऑड और इवन स्कीम आती थी कि आधी गाड़ियां ही निकल पाएंगी, पूरी गाड़ियां आप सड़क पर लेकर नहीं जा सकते। लेकिन पहली बार अब दिल्ली की सरकार प्रदूषण से लड़ने के लिए क्लाउड सीडिंग जैसी आधुनिक साइंटिफिक अप्रोच अपना रही है। वर्ष 2001 में एक बड़ी मशहूर फिल्म आई थी जिसका नाम था लगान, आपको याद होगी। इस फिल्म में गांव वाले बार बार भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से बारिश हो जाए और फिल्म के अंत में आखिरकार बारिश हो भी जाती है। एक समय था जब बारिश को केवल भगवान इंद्र की कृपा माना जाता था, लेकिन अब विज्ञान की मदद से भी बारिश कराई जा सकती है। ऐसी कृत्रिम बारिश को क्लाउड सीडिंग कहा जाता है और इस साल दिवाली के बाद प्रदूषण बढ़ने पर दिल्ली सरकार ये कृत्रिम बारिश करवाने के बारे में विचार कर रही है। यानी इस साल दिल्ली के लोगों को दिवाली के बाद प्रदूषण से एक बड़ी राहत तुरंत मिल सकती है।
अगर दिवाली के बाद क्लाउड सीडिंग होती है तो ऐसा पहली बार होगा जब भारत की राजधानी दिल्ली में यह कृत्रिम बारिश होगी, आर्टिफिशियल रेन होगी। इस बारिश की वजह से दिल्ली में कुछ ही दिनों के लिए AQI में 100 से 150 तक का सुधार हो सकता है, 150 पॉइंट्स तक का सुधार हो सकता है, और जो हवा है वो बिल्कुल तुरंत साफ हो जाएगी कुछ दिनों के लिए। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में क्लाउड सीडिंग के लिए कई ट्रायल्स भी किए गए हैं, यानी ट्रायल्स हो चुके हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के मुताबिक मौसम विभाग से अनुमति मिलने के सिर्फ 3 घंटे के अंदर क्लाउड सीडिंग की जा सकती है और दिल्ली सरकार ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। अभी जल्दी ही बादलों के इंतजार हो रहा है और ये इंतजार जल्दी खत्म होगा ऐसा हम मानते हैं। और दीपावली से अगले दिन या उससे अगले दिन, जिस दिन भी मौसम विभाग हमें इजाजत देगा, हमारी तरफ से अब सारी प्लानिंग है। हमें जब भी इजाजत देगा अगले 3 घंटों के अंदर अंदर हम प्लान देकर और इसकी इजाजत लेने की, उड़ने की सब हम ले चुके हैं। तो क्लाउड सीडिंग का भी पूरा का तैयार है, इंतजार है केवल बादलों का। अब आपको यह बताते हैं कि क्लाउड सीडिंग होता क्या है। इसमें किसी विमान या किसी ड्रोन की मदद से बादलों में कुछ खास केमिकल्स छोड़े जाते हैं। इन केमिकल्स की वजह से बादल जो भाप की तरह हल्के और अलग अलग होते हैं, ये सारे बादल एक साथ आने लगते हैं और इससे बादलों में पानी की बूंदें भारी हो जाती हैं। भारी होने की वजह से ये बूंदें नीचे गिरती हैं और इस तरह से फिर बारिश होती है। ये नकली बारिश होती है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है, वैसे ही वैज्ञानिक आसमान में बारिश के बीज बोते हैं और इसीलिए इसे अंग्रेजी में क्लाउड सीडिंग कहते हैं। क्लाउड का मतलब है बादल और सीडिंग का मतलब है बीज बोना। क्लाउड सीडिंग होने की वजह से न केवल प्रदूषण कम होता है, बल्कि हवा में मौजूद धूल और प्रदूषण के कण भी जमीन पर आ जाते हैं और हवा बिल्कुल साफ हो जाती है। क्लाउड सीडिंग के लिए आसमान में बादलों का होना लेकिन जरूरी होता है। जब बादल होंगे तभी इसे किया जा सकता है। बादलों के बारे में सटीक जो भविष्यवाणी है वो मौसम विभाग ही कर सकता है। तो पहले मौसम विभाग से इसके बारे में बातचीत करनी होती है। मौसम विभाग ये बता सकता है कि कौन सा दिन और कौन सा समय क्लाउड सीडिंग के लिए अच्छा है, किस दिन बादल ज्यादा होंगे, और इसलिए मौसम विभाग की अनुमति के बाद ही ये क्लाउड सीडिंग की जाएगी। इस टेक्नोलॉजी को सुरक्षित माना जाता है और आज पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल हो रहा है। भारत में 1950 के दशक में क्लाउड सीडिंग की शुरुआत हुई थी। कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में क्लाउड सीडिंग के प्रयोग पहले भी किए जा चुके हैं। चीन, अमेरिका, UAE, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे 60 से ज्यादा देश इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पहले से ही कर रहे हैं। और UAE में जब भी ज्यादा गर्मी होती है तो तापमान को ठंडा करने के लिए अक्सर क्लाउड सीडिंग से वहां पर बारिश कराई जाती है। और UAE में तो कम से कम एक साल में लगभग 100 बार इस प्रकार की कृत्रिम बारिश कराई जाती है। जैसे ही वहां ज्यादा गर्मी होती है, लोगों को राहत देने के लिए बारिश करवा दी जाती है। आज सूखे वाले इलाकों में भी बारिश कराने के लिए, फसलों की सिंचाई के लिए, जंगल की आग बुझाने के लिए और धूल या प्रदूषण को कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। और दिल्ली सरकार का यह प्रयोग सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं है, बल्कि ये सोच में भी बदलाव का एक प्रतीक है। ये दिखाता है कि अब सरकार किसी समस्या से निपटने के लिए सिर्फ जनता पर अपने फैसले नहीं थोपती, सिर्फ जनता पर ही नहीं छोड़ देती, बल्कि ऐसे समाधान भी निकालती है जिससे लोगों को परेशानी ना हो। और ये दिल्ली में बदलते गवर्नेंस का एक सबूत है जो आप दिवाली के बाद शायद देख पाएंगे। अब दिल्ली के बाद आपको लेकर चलते हैं बेंगलुरु, लेकिन बेंगलुरु से जो खबर है ये अच्छी खबर नहीं है। ये खबर देखकर सुनकर शायद आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि वहां एक डॉक्टर पति ने अपनी ही डॉक्टर पत्नी की हत्या कर दी है। वैसे तो डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। जब लोग मेडिकल की पढ़ाई करते हैं तो कहा जाता है कि वो इस पेशे में आकर लोगों की जान बचाएंगे। लेकिन अब आपको एक ऐसे डॉक्टर की कहानी सुना रहे हैं जिसने अपनी ही पत्नी को एनेस्थेसिया का ओवरडोज देकर उसकी हत्या कर दी। बेंगलुरु में 31 वर्ष के डॉक्टर महेंद्र रेड्डी ने अपनी 29 वर्ष की पत्नी डॉक्टर कृतिका रेड्डी की हत्या कर दी और इसके लिए
डॉक्टर महेंद्र रेड्डी ने पूरी योजना बनाई और अपनी मेडिकल की पढ़ाई का पूरा इस्तेमाल किया। डॉक्टर महेंद्र रेड्डी और डॉक्टर कृतिका रेड्डी की पिछले ही साल 26 मई को शादी हुई थी और शादी के सिर्फ 10 महीने के बाद ही महेंद्र रेड्डी ने अपनी पत्नी कृतिका की हत्या का प्लान बना लिया। दरअसल कृतिका को गैस्ट्रिक की बीमारी थी और इस वजह से कई बार उन्हें पेट में तेज दर्द होता था और डॉक्टर महेंद्र ये बात जानते थे और उन्होंने हत्या करने के लिए इसी का फायदा उठाया। इसी साल 21 अप्रैल को जब कृतिका को पेट में तेज दर्द हुआ तो डॉक्टर महेंद्र ने अपनी पत्नी को एनेस्थेसिया दे दिया और कहा कि इससे उन्हें आराम मिलेगा। सर्जरी से पहले मरीज को बेहोश करने के लिए ये एनेस्थेसिया दिया जाता है। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, जब किसी मरीज की कोई सर्जरी होनी होती है तब उसे ये एनेस्थेसिया दिया जाता है। लेकिन डॉक्टर महेंद्र 3 दिनों तक लगातार अपनी पत्नी को ये एनेस्थेसिया का डोज देते रहे, जो एक सामान्य मरीज के लिए बहुत ही खतरनाक है। एनेस्थेसिया के इस ओवरडोज की वजह से सिर्फ 3 दिनों में ही डॉक्टर कृतिका की हालत बहुत खराब हो गई और इसके बाद 24 अप्रैल को डॉक्टर महेंद्र अपनी पत्नी कृतिका रेड्डी को बेंगलुरु के एक हॉस्पिटल में बेहोशी की हालत में लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने कृतिका रेड्डी को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर महेंद्र रेड्डी बेंगलुरु के एक हॉस्पिटल में सर्जन हैं और उनकी पत्नी कृतिका रेड्डी भी उसी हॉस्पिटल में काम करती हैं और वो स्किन स्पेशलिस्ट हैं। अब तक इस मामले में हत्या की 3 अलग अलग वजहें बताई गई हैं कि यह हत्या 10 महीने के अंदर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये डॉक्टर अपनी पत्नी की हत्या करने पर तुल गया। पहला तो यह है कि शादी से पहले कृतिका के परिवार ने कृतिका की इस बीमारी की बात को छुपाया, जिससे लेकर महेंद्र नाराज था। दूसरा, डॉक्टर महेंद्र कृतिका के पिता से एक नया हॉस्पिटल बनाने के लिए पैसे मांग रहा था और पैसा न मिलने से वो कृतिका के परिवार से नाराज था। यानी एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि वो दहेज में एक हॉस्पिटल मांग रहा था ताकि वो अपना हॉस्पिटल बना सके। और तीसरा एंगल इसमें यह भी बताया जा रहा है कि हो सकता है कि इसमें एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी कोई एंगल हो सकता है। डॉक्टर महेंद्र किसी और को पसंद करते थे। महेंद्र ने कृतिका के मर्डर को एक बीमारी से हुई मौत साबित करने की पूरी कोशिश की। महेंद्र ने पोस्टमार्टम न कराने की जिद की, लेकिन पुलिस ने इस पोस्टमार्टम को कराया और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी कि यह मर्डर है। कृतिका के पिता और बहन दोनों डॉक्टर हैं और उन दोनों को कृतिका की मौत पर काफी डाउट था, उन्हें संदेह हुआ। उन्होंने पुलिस में अननेचुरल डेथ का केस दर्ज करवाया और कृतिका के विसेरा की जांच की मांग की दोबारा से। इसके बाद पुलिस ने जब दोबारा से जांच की तो 14 अक्टूबर को एक नई रिपोर्ट सामने आई। कृतिका का जो जांच की गई उसमें कृतिका के शरीर के अंदर प्रोपोफोल नाम की एक दवा मिली जिससे मरीजों को बेहोश किया जाता है और पुलिस के मुताबिक एनेस्थेसिया के ओवरडोज से ही कृतिका की ये मौत हुई। The postmortem report was also inconclusive because the viscera was sent. All these reports which came recently that there is an excess use of propofol, which is a sedative which is used in anesthesia. After that, the person has died. So the evidences which have been collected till now point out to the hand of her husband, because he was the person who has brought brought her to the hospital initially and had never complained of what happened and told that she was not in good health and she was undergoing treatment. But now we are seeing that the treatment which she was undergoing, she has been injected with sedatives, which goes to show that there was a malfide intention. अब 14 अक्टूबर को डॉक्टर महेंद्र रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया गया है और हैरानी की बात यह है कि हत्या करने के बाद भी महेंद्र रेड्डी 6 महीने तक आजाद घूमता रहा। सोचिए, हर डॉक्टर को डिग्री मिलने के बाद एक नैतिक शपथ दिलाई जाती है जिसका मकसद है कि हर डॉक्टर इलाज को एक व्यवसाय नहीं बल्कि मानव सेवा का अपना धर्म समझकर निभाएगा। लेकिन शपथ लेने के बाद भी बेंगलुरु के इस डॉक्टर ने दुनिया के सबसे पवित्र पेशे को बदनाम कर दिया और डॉक्टर महेंद्र को डॉक्टर बनाया गया था लोगों की जान बचाने के लिए, लेकिन उसने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी।
और अब आपको बेहद खूबसूरत तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध मल्लिकार्जुन मंदिर में पूजा की है, जो आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम शहर में कृष्णा नदी के पास है। इस दौरान आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और वहां के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण भी उनके साथ मौजूद थे। मल्लिका का अर्थ होता है मां पार्वती और अर्जुन का अर्थ है भगवान शिव, और ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने यहां मल्लिकार्जुन नाम से निवास किया। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और 51 शक्ति पीठों में भी इसे एक गिना जाता है। यह एकमात्र मंदिर है जहां पर भगवान शिव और मां पार्वती दोनों की एक साथ ज्योतिर्लिंग और शक्ति पीठ के रूप में पूजा की जाती है। करीब 1700 वर्ष पुराना यह मंदिर आस्था, शक्ति और शिव के मिलन का प्रतीक माना जाता है, और आज प्रधानमंत्री मोदी ने इस मंदिर में पूजा करके देश के लोगों के कल्याण और स्वास्थ्य के लिए भी प्रार्थना की है। ये तस्वीरें आई हैं वहां से, आप भी देखिए। अब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि डिकोड की डाक कैसे दर्शकों के जीवन में बदलाव ला रही है। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। स्वराज से ज्यादा मजबूती कौन दे सकता है? नया स्वराज। नया स्वराज, मेरा स्वराज। अरे जी, टाइम क्या हुआ है? टाइम हो गया सोना जीतने का, वो भी हर घंटे, और साथ ही मिलेंगे एश्योर्ड गिफ्ट्स भी विद फिलिप्स सोने पे सुहाग ऑफर। जब हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से, विजय हो, राग हो, रवाग हो, देश हो, विदेश हो, जेके हो। Visit your nearest JK Tyre Steel Wheel store today. गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। अरे जी, टाइम क्या हुआ है? टाइम हो गया सोना जीतने का, वो भी हर घंटे, और साथ ही मिलेंगे एश्योर्ड गिफ्ट्स भी विद फिलिप्स सोने पे सुहाग ऑफर। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। किंतु महाराज, कौन सा कर्तव्य बड़ा है, राजा का या पिता का? तो महाभारत जो AI की मदद से बनाया गया है, यह आपको एक अलग ही अनुभव देगा, और आप 25 अक्टूबर से इसे वेव्स OTT पर देख पाएंगे। ये एक नया अनुभव है, और आज का महाभारत कैसा आपको दिखाई देगा, जो टेक्नोलॉजी से बना है,
जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बना है। आप देखिएगा और फिर हमें बताइएगा। अब बात करते हैं डी कोड की डाक के बारे में। डी कोड की डाक को अब 2 हफ्ते से ज्यादा का समय हो चुका है और अब तक हमें 2000 से ज्यादा आपकी चिट्ठियां मिल चुकी हैं। देखिए कितनी खुशी की बात है। हम खुशकिस्मत हैं कि आज के जमाने में भी लोग अपने हाथ से चिट्ठियां लिखकर हमें भेज रहे हैं। आज भी हाथ से चिट्ठी लिखने की जो परंपरा है उसे हम दोबारा से शुरू कर पाए हैं। यह हमारे लिए एक बहुत खुशी की बात है। हमें हजारों की संख्या में मेल्स आए हैं और बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे दर्शकों ने हाथ से लिखकर भी चिट्ठियां भेजी हैं। दर्शकों ने लिखा है कि वो अपने पूरे परिवार के साथ डिनर करते समय डी कोड देखते हैं। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब डी कोड के दर्शक अपने आसपास के मुद्दों के खिलाफ लगातार जागरूक हो रहे हैं और हमें चिट्ठी लिखकर अपनी राय देते हैं, अपनी आवाज उठाते हैं समस्याओं के प्रति। हमें पूरा विश्वास है कि इससे हमारा समाज और ज्यादा बेहतर होगा और खुशी है कि डी कोड की वजह से कई लोगों की जिंदगी में लगातार बदलाव भी आ रहा है। मैं एक चिट्ठी आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं, जो कि हमारी एक युवा दर्शक की चिट्ठी है। उनका नाम है आकांक्षा सिन्हा, 27 वर्ष की हैं, हजारीबाग झारखंड से उन्होंने चिट्ठी लिखी है और वो कहती हैं कि मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए प्रयत्न कर रही हूं। इस कार्यक्रम से मुझे इस परीक्षा की तैयारी में बहुत सहायता मिलती है। साथ ही मैं देश और विश्व में चल रही घटनाओं को लेकर अवगत रहती हूं। अंत में दिखाए गए विचार एक मार्गदर्शन की तरह है जो दिन भर के भूले भटके मनुष्य को एक सही राह दिखाने में सहायता प्रदान करता है। मेरा पूरा परिवार आपका और आपके इस कार्यक्रम का प्रशंसक है और रात के 9 बजे ये कार्यक्रम देखने के लिए हम सब तत्पर रहते हैं। मेरे पिता आपकी बहुत सराहना करते हैं और हम सब की ओर से आपको प्रणाम और हमारी पूरी टीम की ओर से भी आकांक्षा, आपको और आपके पूरे परिवार को धन्यवाद और आपको भी हमारा प्रणाम। मुझे बहुत खुशी है कि आपके पढ़ाई में हमारा ये शो काम आ रहा है और आपके परिवार को एक साथ इकट्ठा करने में भी हमारा शो काम आ रहा है। एक चिट्ठी मैं आपके सामने आज पढ़ना चाहता हूं। भोपाल सिंह बोरा की चिट्ठी है, जो कि उत्तराखंड में पिथौरागढ़ जिला का एक गांव है, वहां से उन्होंने हमें लिखा है। गांव का नाम है बोराबूंगा। भोपाल सिंह एक किसान है, गरीब किसान है और वो लिखते हैं, आपको पत्र लिखने में मुझे डर लग रहा है पर हिम्मत करके पत्र लिख रहा हूं। मेरा बेटा आशुतोष बोरा कक्षा 8 में पढ़ता है, जो सरकारी विद्यालय में पढ़ता है। पढ़ने में काफी अच्छा है, उत्तराखंड राज्य के मेधावी छात्रवृत्ति का छात्र भी है। मैं तो सिर्फ 10वीं पास हूं पर अपने दोनों बच्चों को पढ़ाकर देश की सेवा में योगदान करना चाहता हूं। मेरा लड़का बड़ा होकर वैज्ञानिक बनना चाहता है। मैं तो अनपढ़ जैसा ही हुआ, लेकिन जिंदगी जीते जीते अनुभव जरूर सीख चुका हूं। लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक ना होने की वजह से आगे बच्चे को वैज्ञानिक बना नहीं पाऊंगा। सोशल मीडिया में शिक्षा के प्रति समर्पित एनजीओज के बारे में देखता रहता हूं। आपसे अनुरोध है कि अपना कीमती समय निकालकर एक ऑनलाइन टीचर जो 1 घंटा भी अगर हमारे बच्चे को पढ़ा दे तो बहुत अच्छा रहेगा। और उन्होंने ये मदद मांगी है कि कोई ऑनलाइन टीचर जो है वो उन्हें मिल जाए। और फिर वो ये कहते हैं कि जो शिक्षा को लेकर जो मदद होती है वो सबसे बड़ी मदद होती है। और मैं गांव का एक बहुत ही कम पढ़ा लिखा इंसान हूं, मन में जो आया मैंने पत्र में लिख दिया। तो आपसे भी हम ये कहेंगे कि अगर इस परिवार की आप कोई मदद कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद डी कोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। मैंने अपनी खेती की शुरुआत स्वराज से की, लेकिन अब एक नया ट्रैक्टर ले रहा हूं और ये भी स्वराज है। जोश है नया, क्योंकि स्वराज से बेहतर है सिर्फ स्वराज। नया स्वराज, मेरा स्वराज। अरे जीत, टाइम क्या हुआ है? टाइम हो गया सोना जीतने का, वो भी हर घंटे। और साथ ही मिलेंगे एश्योर्ड गिफ्ट्स भी विद फिलिप्स सोने पे सुहागा ऑफर। आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाएं सही डिटर्जेंट। धो
मसाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। हेलो जी, टाइम क्या हुआ है? टाइम हो गया सोना जीतने का, वो भी हर घंटे। और साथ ही मिलेंगे एश्योर्ड गिफ्ट्स भी विद फिलिप्स सोने पे सुहागा ऑफर। ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। हेलो जी, टाइम क्या हुआ है? टाइम हो गया सोना जीतने का, वो भी हर घंटे। और साथ ही मिलेंगे एश्योर्ड गिफ्ट्स भी विद फिलिप्स सोने पे सुहागा ऑफर। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और जो बेवजह होती है वही दोस्ती है। फिर से आप सुन लीजिए, जो बेवजह होती है वही दोस्ती है, क्योंकि अगर बीच में वजह आ गई तो वो व्यापार होता है। नमस्कार।